हेलो देव। मेरा नाम सचिन उइके है। और ये वीडियो टाइटल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो स्पेशली फॉर आरओजी यूज़र्स है, आरओजी फ़ोन यूज़र्स। और एक फीडबैक है टू द एसएस टीम। ये वीडियो मैंने दो इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बनाया है। सबसे पहला इशू ये है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है रिगार्डिंग प्रोडक्ट एसएस आरओजी फ़ोन 5 जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, जो फिलहाल मेरे पास है नहीं। और सेकंड है उसके रिगार्डिंग जो मुझे सर्विस मिल रही है, तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है और कितना वक्त हो चुका है। और आज की डेट में आज 22 अक्टूबर है। तो आज जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिला है थ्रू कस्टमर केयर, वो सब मैं इस वीडियो थ्रू बताना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एनकाउंटर जब मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली हार्ड ब्रेक में चले गया था। हार्ड ब्रेक हो या जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं हम उसे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में नोटिस हुआ था। ओके, सो अभी ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है जब मैंने अपना फ़ोन सबमिट किया सर्विस सेंटर। तब से लेके अब तक आज की डेट तक, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज डेट है 22 अक्टूबर। और आज ही रिसेंट अपडेट मिला है मुझे, पता नहीं कैसे कॉल आ गया कस्टमर केयर थ्रू। उन्होंने कॉल करके जो रिस्पांस दिया है, तो आज की डेट तक जो भी मुझे रिस्पांस मिला है, जो फीडबैक मिला है, उस सबको इस वीडियो में मुझे क्लियर करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है। और आखिरी में मेरी क्या रिक्वेस्ट है, वो सब इस वीडियो थ्रू मैं कन्वे करना चाहता हूँ टू द एसएस टीम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द प्रॉब्लम। सो 17 सितंबर मिडनाइट के वक्त फ़ोन एज यूजल मैं गेम खेल रहा था फ़ोन में। और अचानक से फ़ोन फ्रीज़ हो जाता है, एकदम स्क्रीन फ्रीज़ हो जाता है। और उसके साथ एक क्रीपी ऑडियो जैम और डिस्प्ले पे आरजीबी स्ट्रिप आ जाती है। सो टेक्निकली मुझे लगा मे भी शायद बैटरी इशू होगा, क्योंकि इनकेस पीसी में जब ऐसा होता है कोई डिस्प्ले पे आरजीबी स्ट्रिप आ जाती है तो हम उसे एसएमपीएस इशू कहते हैं। तो आई थॉट कि शायद वो इशू हो। तो मेरे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन था नहीं, तो उस टाइम पे मैंने हार्ड शट डाउन किया फ़ोन को। और हार्ड शट डाउन करते ही फ़ोन टोटली स्विच ऑफ हो चुका था। फ़ोन रिस्पॉन्स कुछ दे नहीं रहा था। और मैंने फिर से उसे रिबूट करने की कोशिश की तो फ़ोन बिल्कुल भी रिबूट हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा एक बार चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। चार्जिंग पे मैंने फ़ोन रखा। चार्जिंग पे फ़ोन रखने के बाद तब भी मैंने की कॉम्बोज ट्राई किए, शट डाउन, पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप डाउन, सारे कॉम्बो ट्राई किए, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सोचा थोड़ी देर और रखते हैं, 10-15 मिनट, मे बी चार्जिंग होने के बाद शायद कुछ रिस्पांस मिले। एटलीस्ट रेड एलईडी लाइट होता है, वो तो भी ग्लो करने लगे। तो 10-15 मिनट हो गए, तब भी फ़ोन का कोई रिस्पांस आ नहीं रहा था। तो फाइनली फिर से मैंने एक और बार उसे की कॉम्बो के साथ ट्राई किया कि एक बार रिबूट हो जाए। तो कैसे तो भी रिबूट हो गया था फ़ोन, तो एक अच्छी बात थी, फ़ोन रिबूट हो गया। मैंने उसे चेक किया, डिस्प्ले इशू है या नहीं, थोड़े एप्लीकेशंस वगैरह ट्राई आउट किए, एक बार फिर से गेम में देखा तो दिक्कत मुझे तब कुछ आ नहीं रहा था। तो मैंने फिर कंटिन्यू किया गेम खेलना। तो आखिरी के 9-10% बचे थे, तब गेम खेलना बंद कर दिया और फिर फ़ोन ऐसे ही स्टैंड बाय मोड पे छोड़ दिया। फिर ओके, सो अर्ली मॉर्निंग मैंने फ़ोन चार्जिंग किया, क्योंकि बैटरी डाउन था, इसलिए 9 से 10% बैटरी बचा हुआ था। तो सोचा एक बार चार्ज कर लेता है। चार्ज करने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फुल चार्ज आता है ऑलमोस्ट 90%। और फ़ोन नॉर्मली काम कर रहा था, फिर से कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने स्टैंड बाय मोड पे छोड़ दिया। थोड़ी देर में फिर से फ़ोन चेक करता हूँ तो फ़ोन इस बार डेड हो जाता है, इस बार कम्प्लीटली डेड, नो शट यानी नो रिस्पॉन्स। स्क्रीन ब्लैक तो है, यानी पूरी तरह से शट डाउन था। मैंने उसे फिर से रिबूट करने की कोशिश की, फ़ोन रिबूट हो नहीं रहा है। मैंने सोचा अब फ़ोन अब फ़ोन मेरे ख्याल से डेड हो चुका है, कुछ तो भी इशू है, अब सीरियस इशू है। तो थोड़े वक्त मैंने फिर से वही जो रात में ट्राई आउट किया था, फिर से चार्जिंग पे रखा, फिर से की कॉम्बोज ट्राई किए, तब भी कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा था। बैक चेक किया फ़ोन का बैक, तो वार्म था काफ़ी। तो मैंने सोचा ठीक है, फ़ोन प्रोसेस में होगा, मे बी शायद सॉफ्ट ब्रेक हुआ हो या कोई हार्ड ब्रेक हो जो मुझसे रिपेयर ना हो पाए। तो उसे दिन भर मैंने वैसे ही छोड़ दिया फ़ोन को।
सोचा थोड़ी देर बाद में देखेंगे, 3-4 घंटे रेस्ट करने देते फ़ोन को। फ़ोन तब भी पीछे स्लाइटली वार्म था, और उसके बाद मैं फिर से चार्जिंग पे ला के चेक करता, फिर से की कॉम्पोस्ट ट्राई करता हूँ, तब भी फ़ोन रिबूट होता नहीं है। तो फाइनली अपने पास कोई ऑप्शन था नहीं सर्विस सेंटर जाने के अलावा, क्योंकि मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा था उस फ़ोन के अब क्या ही ट्राई कर सकता हूँ मैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वारंटी वाइड हो सकती है। तो सोचा फिर ठीक है सर्विस सेंटर ले जाते हैं, वहाँ पे पता चलेगा, आइडिया लेगा। तो उसके पहले मैंने एक थोड़ा R&D किया। मैंने देखा मे बी शायद ये इशू कोई और ROG 5 यूज़र फेस कर रहा हो तो। और कुछ है ना एस ROG कम्युनिटी में मैंने देखा तो कुछ कस्टमर्स थे जिनको ये डिफेक्ट देखने मिला, तो मैं इसे कह सकता था, इस इशू को एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकता था, क्योंकि सेम इशू काफ़ी कस्टमर्स को देखने में मिला। और मैंने देखा कि उनके केसेस में जो हुआ है, तो सर्विस सेंटर में उन्हें मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया, आई मीन मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट करना पड़ा। तो उन्हें लगभग 23 to 26 डेज़ लगे। तो आखिरी में जो सॉल्यूशन सर्विस सेंटर ने दिया था, तो उनका मदरबोर्ड डैमेज हो चुका था, तो मदरबोर्ड ने रिप्लेस करना था, और वो वारंटी, क्योंकि वो वारंटी में था तो उसको वारंटी में कंसिडर किया गया था। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़े। ओके सो हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा उसके लिए, क्योंकि वो इशू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं, तो उसे अंडर वारंटी कंसिडर किया गया। तो मैंने और कुछ आर्टिकल्स देखे। मैंने सोचा कि क्योंकि अब जस्ट मैंने अभी फ़ोन लिया है, 2 महीने हो चुके हैं, और फ़ोन अचानक से मुझे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि फ़ोन वहाँ पे जाके डिसमेंटल ना करे, मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर इशू हो। तो भी मैंने कुछ आर्टिकल्स और देखे और रीड किए। तो ROG फ़ोन के लाइनअप में ये इश्यूज़ मेरे ख्याल से काफ़ी बार फेस करने मिला था, जहाँ तक मुझे आर्टिकल्स मिले। और उसमें से एक आर्टिकल जो था हार्डवेयर के रिगार्डिंग, तो उसमें फर्मवेयर का फॉल्ट होता है। तो मुझे लगा अगर फर्मवेयर का फॉल्ट है तो मुझे फिर से फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैं तो चाहूँगा ही, क्योंकि हार्ड ब्रिक हो फ़ोन, मुझे मदरबोर्ड रिप्लेस करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि मेरा फ़ोन डिसमेंटल ना हो। क्योंकि सीन अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप फ़ोन सर्विस सेंटर ले जाते हो और आपका फ़ोन अगर डिसमेंटल होता ही है, तो मोस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस फ़ोन के इशू आते ही है। कुछ भी कर लो आप, कोई ना कोई पार्ट में इशू आता ही है। तो इसलिए दो पॉसिबिलिटीज़ थी। एक था या तो मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट होगा, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट, या तो दूसरा होगा सॉफ्टवेयर इशू, यानी हार्ड ब्रिक है, तो मुझे तो फिर से रोम को फ्लैश करना पड़े, सॉरी मुझे नहीं, सर्विस सेंटर को। तो मैंने सोचा ठीक है, ये दो ऑप्शन है हमारे पास, यानी दो में से कोई एक इशू हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली सॉफ्टवेयर का हो तो अच्छी बात है। तो फिर मेरे होम टाउन से यहाँ पे 2 सर्विस सेंटर्स हैं। दोनों भी सर्विस एक्चुअली जो कंपनीज होती है वो थर्ड पार्टीज़ को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनके साथ टाइप्स करती है। तो मेरे मेरे होम टाउन से नज़दीक 2 सर्विस सेंटर्स है, एक अमरावती में है और एक नागपुर में है। सो अमरावती और नागपुर एक्चुअली दोनों भी सेम कंपनी के ब्रांच है, जिनके पास सर्विसेज का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, F1 इन्फो सर्विसेज। तो मैंने अपने दोस्त से फीडबैक लिया, तो दोस्त ने कहा कि अमरावती का सर्विस सेंटर इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं, और रिसेंटली उसने जब फ़ोन का पार्ट चेंज किया, तो उसने कुछ मेरे ख्याल से 600 या 700 रुपये खर्च किए। नीचे जो चिप होता है, मेन फ़ोन के नीचे जो चार्जिंग चिप होता है, तो वो पूरा पार्ट चेंज करवाया। और उतना चेंज करवाने के बावजूद भी उसे अगले दिन फिर से वो इशू फेस करना पड़ रहा है। फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्जिंग हो नहीं रहा है, और उसका फ़ोन अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, यूज़ में भी नहीं है। तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसने कहा कि नागपुर का प्रेफर करें। सो मैंने सोचा ठीक है, नागपुर ट्राई करते हैं। नागपुर भी लगभग उतना ही डिस्टेंस है, 110 किलोमीटर। तो मैंने सोचा ठीक है, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। ओके सो 23 ऑफ सितंबर मैंने प्लान किया कि 23 सितंबर को निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग, सर्विस सेंटर जाते हैं। यहाँ से दूर है तो सुबह निकलना बेटर होगा। जितना जल्दी पहुँचूँगा उतना जल्दी सही होगा, वरना कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो 10 बजे सर्विस सेंटर शुरू होता है, तो सुबह निकलती वहाँ प्रॉपर 10:05 में मैं पहुँच गया। तब भी 10th नंबर पे था मेरा टोकन, तो मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ा 1-2 घंटे। उसके बाद जैसे ही नंबर आ जाता है, मैंने उन्हें अपने जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैंने उन्हें बताया प्रॉपर तरीके से।
और उन्होंने कहा वेट करने के लिए, वो एक बार फ़ोन चेक कर लेते हैं और चेक करके बताते हैं कि इशू क्या है क्या नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं सोचा ठीक है वेट करते हैं अब, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे मैंने वेट किया। और उसी दौरान एक कस्टमर आता है, सेम फ़ोन ROG Phone 5, सेम मॉडल, 8 GB 128 वेरिएंट वाला। और उसका भी वही सेम इशू है, सेम इशू है। अब मैं 101% श्योर हो चुका था ये पक्का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उस बंदे का फ़ोन आज ही अचानक से अर्ली मॉर्निंग में फ़ोन शट डाउन हो गया, चार्ज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, रेड LED लाइट भी नहीं जल रही है। तो इतना तो फिक्स हो गया था कि ये पक्का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सो फिर मैं सोचा अभी काफ़ी वक्त मैंने वहाँ पे वेट कर लिया, 3 से 4 घंटा, अभी तक रिस्पांस दे देना चाहिए था, क्या इशू है क्या नहीं। ओके, सो मुझे वहाँ पे टेक्नीशियन दिखे जो मेरा केस हैंडल कर रहे थे एक्चुअली ROG 5 के लिए। तो मैंने उनसे डायरेक्टली बात की। तो उन्होंने मुझे बताया इशू क्या चल रहा है, उसमें हार्डवेयर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी, मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट होगा, उन्होंने ऐसा को कहा। और मैंने कहा ठीक है, फिर अगर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट होने वाला है तो उसमें से कर भी क्या सकते हैं। पर तब भी मैंने उनसे एक बार डिस्कस की। मैंने उन्हें कहा कि रिसेंटली अपडेट आया था, मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले। इवन वो ROG कस्टमर भी यही कह रहा था। तो ये जो चीज़ है ये अपडेट होने के बाद अपडेट की वजह से वो मुझे पता नहीं, बट मेरा काम था मेंशन करना। तो मैंने उन्हें बताया कि ये अपडेट होने के बाद मेरे ख्याल से मे भी अपडेट का फॉल्ट हो। तो एक्चुअली इन सब के पीछे मेरा रीज़न यही था, इंटेंशन यही था कि मैं चाहता नहीं था मेरा फ़ोन डिसमेंटल हो। मैं चाहता था अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो कि उसमें सॉफ्टवेयर इशू हो, हार्ड ब्रेक हो, तो उसे रोम फिर से फ्लैश करने की ज़रूरत पड़े, तो एटलीस्ट फ़ोन डिसमेंटल नहीं होगा, कुछ इशू होगा नहीं, तो और भी अच्छी बात है, वरना मुझे फिर से और सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। बट उन्होंने तब तक फ़ोन डिसमेंटल भी कर लिया था, सब चेक कर लिया था उनके प्रोटोकॉल थ्रू। आई मीन सर्विस सेंटर्स के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी टेक्नीशियंस है आपका केस हैंडल करते हैं, उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसीजर होता है। हर एक प्रोसेस थ्रू जाने के बाद ही कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो उनका यही कहना था कि उन्होंने तो चेक किया है, सॉफ्टवेयर इशू कुछ दिखा नहीं है, ना ही रोम का इशू है। तो हार्डवेयर इशू दिख रहा था, हार्डवेयर फॉल्ट दिख रहा था, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। उन्होंने जो भी उनके तरीके से सब ट्राई आउट किए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट है, आपका मदरबोर्ड डायरेक्टली रिप्लेस होगा और लगभग 4 to 5 डेज़ लगेंगे पार्ट रिसीव होने में। और बाकी फिर एक दिन का ही काम है, एक दिन यानी 1 घंटे का ही काम है पार्ट रिप्लेस करना, स्वैप करना उसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है। सर ने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन किया क्या इशू है क्या नहीं है। तो और मैंने समझा ठीक है, इतना इतना कम से कम काफ़ी है, इतना कंसिडर कर सकता हूँ मैं, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला मुझे, इसलिए मैंने बोला ठीक है अब यहाँ से रिलैक्स होकर मैं जा सकता हूँ। तो ठीक 4 to 5 डेज़, तो मैं 7 डेज़ पकड़ लेता हूँ। वैसे प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम 10 डेज़ का होता ही है। जो भी सर्विस सेंटर जितने भी मैं गया हूँ, कम से कम 10 दिन तो कहते ही है। जो भी प्रोसेस उससे जल्दी हो गया तो आपको कॉल कर देंगे। तो ठीक है, उतना होते ही फिर वेट कर सकता था। ओके, सो 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा इस बार एक बार कॉल करते अपडेट लेते हैं अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फ़ोन के साथ, पार्ट रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। तो मैंने ट्राई किया 1-2 बार, कॉल लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ था मेरे ख्याल से। मेरे पास अल्टरनेट नंबर भी था नहीं, तो मैंने सोचा कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा जो भी अपडेट है, कस्टमर केयर से भी मिल ही जाएगा। मेरे पास जॉब शीट है, जॉब शीट में RMA नंबर है, तो उसके थ्रू पता कर लेंगे। कस्टमर केयर से बात की मैंने, तो कस्टमर केयर कह रहा है कि अभी तक आपका पार्ट जो है, जो मदरबोर्ड पार्ट रिप्लेसमेंट के लिए, वो सर्विस सेंटर में अभी तक सेंड नहीं किया गया है। वो पैकेज यहाँ से रिलीज़ हुआ नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज है, तो उनका कहना है कि इससे जो एस्टिमेटेड टाइम है, ETA जो है, वो है 23rd to 29 अक्टूबर। मैं शॉक में चले गया। मैंने कहा सर एक बार करेक्शन कर लीजिए, 23rd to 29 अक्टूबर है या सितंबर है, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है। तो सर्विस सेंटर सॉरी जो कस्टमर केयर है वो कहता है कि 23rd to 29 अक्टूबर है। मैंने कहा इतने दिन लगेंगे, ऑलमोस्ट 1 महीना, जैसे कि वो कम्युनिटी में पोस्ट भी था, लगभग 1 महीना उसे लग ही जाता है।
तो कस्टमर केयर का कहना ये था कि ये बस एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो हमने आपको इतना स्टैंडर्ड ETA अब दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है इतना टाइम लगेगा, इसके पहले भी हो जाएगा। तो उसका कहना था कि ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर के पहले तो हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। तो ना ठीक है, 10 से 15 दिन पकड़ लेते हैं, समझ सकता है इशू होगा ही कुछ ना कोई, शॉर्टेज भी पकड़ सकते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा वेट कर लेते 10 से 15 तारीख तक। क्या होता है 10 to 15 अक्टूबर तक देखते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। ओके, सो 5 अक्टूबर को मुझे कॉल आता है फ्रॉम टेक्नीशियन जो मेरा केस हैंडल कर रहा था। तो उसने मुझे बताया है कि क्योंकि मदरबोर्ड के जो पार्ट अवेलेबल नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, तो कंपनी आपको डायरेक्टली रिफ़ंड या पीस टू पीस रिप्लेसमेंट देगी फ़ोन के लिए। तो मैंने बोला सही है, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे सर्विस सेंटर आना होगा, जो भी एसेसरीज, जो भी बॉक्स मिला हुआ ROG का, वो पूरा ही सबमिट करना होगा मुझे सर्विस सेंटर में। उसके बाद में ये उनके थ्रू मेल फॉरवर्ड करेंगे SS टीम को, और फिर पता चलेगा कि मैं रिफ़ंड के लिए एलिजिबल है या रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट अगर यूनिट अवेलेबल होता तो ठीक है, वरना मुझे डायरेक्टली 100% रिफंड मिलेगा, नो कट, नो कॉस्ट कटिंग, नथिंग। तो मैंने बोला ठीक है। जैसे ही मुझे कॉल आया 5 अक्टूबर को, लगभग उसका द डे आफ्टर टुमारो 7 अक्टूबर को मैं फिर से अर्ली मॉर्निंग निकल गया, सर्विस सेंटर पहुंचा और बॉक्स सबमिट किया मैंने। उन्होंने बॉक्स चेक किया है सारे एसेसरीज है या नहीं। अब उसमें से सिम इजेक्टर पिन मिसिंग था। तो जब मैंने फ़ोन खरीदा था उसके लगभग 1 या 2 दिन में उस सिम इजेक्टर को क्या हुआ क्या नहीं मुझे पता नहीं, कहाँ कैसे गायब हो गया। मैंने बोला छोड़े, गया गया अभी। तो उन्होंने कहा कि इसमें से बॉक्स में से सिम इंजेक्टर मिसिंग है, तो इनकेस अगर रिफ़ंड होता है तो इसके चार्जेस कट होंगे। मैंने बोला ठीक है कर लो, अभी क्या है, रिफ़ंड तो मिल रहा है कम से कम 100%। तो इसमें से अगर तुम 100-150 भी काट लेते हो सिम इंजेक्टर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ब्रांड है ROG सिम इंजेक्टर है, तो 100-150 तो पकड़ के चलता हूँ। तो 40 रुपीज़ में तो पॉकेट ही मिल जाता है पिन का, तो ठीक है। तो मैंने कहा जैसा वैसे ही सही। तो जॉब शीट में उन्होंने मेंशन कर दिया सिम इजेक्टर पिन मिसिंग है। और फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि मुझे कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्स के लिए। तो जो काउंटर पे जो बंदा था, जो जो कस्टमर्स को हैंडल कर रहा था, वो थोड़ा इरिटेटिंग लगा क्योंकि वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे नहीं रहा था। सी बात ऐसी है, अगर कोई कस्टमर अगर सर्विस सेंटर आ रहा है प्रोडक्ट लेके, जाहिर सी बात है कोई इशू आ रहा है, और अगर आप उसे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स देते नहीं हो, पहली वो टेंशन में आता है, ऊपर से वो जाते वक्त भी अगर टेंशन में जा रहा है तो वो तो गलत ही बात है। बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा प्रॉपर, ना ही मुझे टाइम बता रहा है कब तक कितना वेट करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं। बस सर कॉल आ जाएगा, आप तब आपसे बात हो जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा, बस और कुछ नहीं। बस इतना ही बोल दिया उसने। मैं थोड़ा इरिटेटिंग फील करने लगा, पर मैं बोला यार कुछ बोल भी नहीं सकते, प्यार से ही बात करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उसे फिर से पूछा, तो फिर उसने अपने ख्याल ही पुलाव कोई भी 3 से 4 दिन नंबर, उसने कहा कि आप 3-4 दिन वेट कर लीजिए, 3-4 दिन में कॉल आ जाएगा। मैंने बोला यार अब 3-4 दिन वेट करना ही पड़ेगा, अब देख लेते अब जितना दिन वेट करना पड़े, कॉल तो आएगा ही, कहीं जाने थोड़ी ना वाला है, फ़ोन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है वेट कर लेते हैं। अभी 3-4 दिन मैंने और वेट किया। अब मुझे फील आ रहा था कि अगर इस बार मैं कांटेक्ट करता हूँ सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर से, थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे फील आ रहा था लगभग 1 महीना और लगेगा, गारंटी नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इसी डर की वजह से मैंने सोचा एक अपडेट ले लेते हैं। तो 12 अक्टूबर को मैंने सर्विस सेंटर फिर से कॉल किया। सर्विस सेंटर फिर से कॉल करने के बाद मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, मेल वगैरह फॉरवर्ड हो चुका होगा तो कुछ अपडेट आया होगा SS टीम की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि अप्रूव हो चुका है और मुझे रिप्लेसमेंट मिलने वाला है, ऐसा उसका अपडेट देना था मुझे। तो मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगा पीस टू पीस, नया बॉक्स मिलेगा। बट जो उसमें ना ही उन्होंने मुझे ETA दिया कब तक रिसीव होगा, ना ही मुझे ये बताया पैकेज वहाँ से रिलीज़ हुआ कि नहीं हुआ कंपनी से, मेरा यूनिट जो है, और कब अवेलेबल होगा कब नहीं होगा। उसने ये कहा कि फ़िलहाल स्टॉक में नहीं, इसलिए अगर स्टॉक में अगर ज़्यादा वक्त डिले हो जाता है तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने फिर से उस नंबर पे कॉल किया। इस बार मैंने कहा इस बार ज़्यादा पोलाइट वे में बात नहीं करना, इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में बात करना है, क्योंकि इसके बिना प्रेशर बनेगा नहीं। तो मैंने डायरेक्टली उससे कहा कि देखिए सर, ये इशू है मेरा, काफ़ी वक्त हो चुका है,
अगर आपसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं होती है, आप आपका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्टली मुझे जो भी हायर अथॉरिटी है या जो एस टीम है, आप उनका मुझे कांटेक्ट दे दीजिए, या मेल हो या नंबर हो, मैं उनसे डायरेक्टली बात करता हूँ। क्योंकि लगभग 1 महीना होने में आ जाएगा और मुझे फ़ोन भी रिप्लेसमेंट कोई यूज़ करने के लिए दिया नहीं है, ना ही कोई आइडिया कोई अपडेट दे रहे हो मुझे प्रॉपर। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा एक दिन वेट करता हूँ मैं, कल तक आप मुझे कोई अपडेट दीजिए। अगर कल तक अपडेट आता है तो ठीक है, वरना आप मुझे जो भी हायर अथॉरिटी उनका नंबर दे दीजिएगा। तो सर्विस सेंटर वाले ने कहा ठीक है। तो फिर मैंने एक दिन वेट किया और एक दिन तब तक रिस्पॉन्स आया नहीं। तो उसके द डे आफ्टर टुमारो यानी 14 अक्टूबर को मैंने फिर से सोचा इस बार कॉल करते, इस बार फिर से सबसे पहले टेक्नीशियन को कॉल करते जो मेरा केस हैंडल कर रहा था। मैंने कॉल किया, कॉल लग गया। इस बार मैंने बात की, उनसे पूछा और मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैंने उन्हें बताया अपने इश्यूज़ क्या चल रहे क्या नहीं चल रहे, उन लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब सीन इस बात की है कि क्योंकि ये थर्ड पार्टीज़ है, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो भी टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह है, अब मैं इन्हें ब्लेम कर सकते नहीं कर सकता मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। इन्हें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो उसके उसी थ्रू वो मुझे रिस्पॉन्स देंगे। तो मैं इन्हें भी कुछ बुरा बोल नहीं सकता हूँ। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि सर मैं आपको कुछ बुरा बोलना नहीं चाहता हूँ, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप जो आपके जो गाइडलाइंस है जैसे वैसे फॉलो कर रहे हो आप। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि सर आप आपके एसएस टीम या जो भी हायर अथॉरिटी होगी उनका नंबर दे दीजिए, जो भी कांटेक्ट होगा मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा, मेल थ्रू हो या फ़ोन नंबर थ्रू हो। तो उन्होंने डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा कि हम आपको ये डिटेल्स दे नहीं सकते हमारे थ्रू, आपको कस्टमर केयर थ्रू ही जाना होगा। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है कस्टमर केयर के साथ, सब के सब बॉट्स होते हैं, स्क्रिप्टेड, प्रॉपर स्क्रिप्टेड होता है। हायर अथॉरिटी से कभी कांटेक्ट नहीं करवाएंगे, सिचुएशन लाइटली ही लेंगे। मैंने उन्हें यही एक्सप्लेन किया, वो तब भी यही कह रहे थे कि आप कस्टमर केयर थ्रू कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको जो भी जिनसे कांटेक्ट करना है आप कर पाओगे, हमारे थ्रू नहीं हो पाएगा। तो वो मानने के लिए तैयार ही। मैंने बोला ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। तो मैंने फिर कस्टमर केयर को कॉल किया, मैंने उन्हें सिचुएशन बताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1-2 बार कॉल कर चुका था कस्टमर केयर को, तो ऑलरेडी केस आईडी जनरेट हो चुका था। तो उसने केस आईडी थ्रू मेरा जो भी हिस्ट्री था चेक किया और मैंने फिर बाद में उससे बताया कि फिर से बताया कि ये इशू है, तो मैं जो अभी फेस कर रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्टली अभी कोई भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हो उनसे बात करनी है, क्योंकि ये लोग आप भी हैंडल नहीं कर पाओगे, आपके लेवल पे है नहीं ये बात। ओके सो फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया हायर अथॉरिटी से बात करने के लिए। तो उसने मुझे अपडेट दिया जो उसके डिस्प्ले पे दिख रहा था, जो सेम अपडेट जो सर्विस सेंटर वाले ने मुझे दिया कि मेल फॉरवर्ड हो चुका है, एसएस टीम की तरफ से रिस्पांस जा चुका है कि कस्टमर को रिप्लेसमेंट ये मिलेगा, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट, न्यू फ़ोन होगा, जो भी है बॉक्स वगैरह पैक, ऐसा उसका कहना था। और उसने कहा ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे कि आपको फ़ोन कब तक रिसीव हो गया, क्योंकि ये आपका अंडर अभी प्रोसेस हो चुका है एसएस टीम की तरफ से। तो उसने कहा कि हमको इस वीक में मिल जाना चाहिए। तो मैंने कहा अभी 2 ही दिन तो बाकी है, कल तो हॉलीडे दशहरा है, परसों सैटरडे है। तो मैंने उसे और भी काफ़ी डिटेल दे रहा था, पर मैंने उसे क्लियरली पूछा, तो मैंने उसे यही क्वेश्चन किया, तो आप यही कह रहे हो कि एसएस टीम की तरफ से प्रोसेस हो चुका है, तो इसका मतलब वहाँ पे प्रॉपर अपडेट नहीं दिख रहा है कि पैकेज रिलीज़ हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि उन्होंने पैकेज रिलीज़ कर दिया होगा और सर्विस सेंटर में यूनिट पहुँच जाएगा। मैंने उससे कंफर्म किया बात, तो उसने कहा हाँ। उसने कहा कि सर आप ये सैटरडे यानी आज थर्सडे है, तो डे आफ्टर टुमारो सैटरडे या फिर नेक्स्ट वीक के मंडे तक वेट कर लीजिए। मंडे आखिरी डेट है, तब तक अगर यूनिट रिसीव नहीं होता सर्विस सेंटर, तो आपका जो केस है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की तरफ एक्सलेट होगा, वो आपके केस को हैंडल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मंडे तक वेट कर लेते हैं, अभी इतने दिन वेट किया ही है तो 1 महीना होना ही था, मुझे पता ही था। तो अब हो रहा है तो देख लेते हैं अभी होता क्या है, किस तरीके से मुझे रिस्पांस मिलता है। तो फिर वही किया मैंने, मैं मंडे तक वेट करने के लिए रेडी हो गया। ओके सो मंडे 18 अक्टूबर मैंने सर्विस सेंटर पर कॉल किया, 2-3 बार ट्राई किया, बट फ़ोन स्विच ऑफ था, रिस्पांस मिल नहीं रहा था। तो फिर आखिर में बस कोई ऑप्शन बचा नहीं,
तो मैंने सोचा यार अब कस्टमर केयर से ही बात करते हैं, अब कुछ भी हो, अब तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स चाहिए प्रॉपर, क्योंकि आज तो कॉल आ जाना चाहिए था। मैंने लगभग 3 बजे तक वेट किया, मंडे 3 या 4 बजे तक। अब 2 घंटे बाकी थे सर्विस सेंटर बंद होने में। अब 2 घंटे में कौन क्या ही उखाड़ लेगा, इतने वक्त से मैं वेट कर रहा था, तब तक कुछ मिला नहीं। तो 2 घंटे में ऐसा तो नहीं कहीं से अचानक से यूनिट डिलीवर हो जाएगा, सर्विस सेंटर कुछ आ जाएगा कॉल, ऐसा तो होने वाला नहीं है। और मुझे पता ही सर्विस सेंटर की हालत क्या है, कम से कम 4 कंपनीज के सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कितने कस्टमर रहते हैं, तो मैं 2 बार जाके एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मैंने कस्टमर केयर कॉल किया, मैंने उन्हें सिचुएशन बताया, मैंने मेरा केस आईडी थ्रू, उन्होंने भी मेरा हिस्ट्री चेक किया। तो मैंने उनसे सीधा रिक्वेस्ट किया, सर मुझे प्रॉपर मुझे सर्विस सेंटर से कोई रिस्पांस आया नहीं, आज मुझे अपडेट रिसीव हो जाना चाहिए था, मेरा पैकेज रिसीव हो गया या नहीं, बट वहाँ से कोई रिस्पांस आया नहीं है। और मुझे आपसे भी बात नहीं करनी, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है, कोई हायर अथॉरिटी हो तो मुझे उनसे बात करनी डायरेक्टली। आप मुझे बात करवाइए, कुछ भी करा मुझे नहीं पता, बट आप किसी तरीके से बात करवाइए, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है अभी, अब तक के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, या फ़ोन मेरे हाथ में तो भी चाहिए था अब तक, पर फ़ोन मिला नहीं है। तो उसने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करवाया, उसने कहा मैं आपके जो भी है, जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ है, मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ, और उसे नोट डाउन कर लेता हूँ और उसे टिकट रेस कर लेता हूँ उस फीडबैक के लिए। और विद इन 48 आवर्स आपको जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, वो कांटेक्ट करेंगे आपकी इशू को एड्रेस करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। 48 आवर्स, ऐसा 48 आवर्स नहीं, उसने 24 आवर्स कहना चाहिए, 24 आवर्स भी नहीं, उसने विद इन 2 आवर्स कहना चाहिए, क्योंकि इतने वक्त वेट कर चुका हूँ। तो और 2 दिन वेट करवा रहे हो, तो ये तो भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है आप लोगों का यानी सर्विस। तो मैंने कहा आप ठीक है कर लेते हैं, पेशेंस बहुत है, पेशेंस बहुत है। मैंने पेशेंस कसम से बता रहा हूँ, मैंने बहुत दिखाया है। अभी एंड तक अगर कोई वीडियो देख रहा होगा ना, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि पेशेंस में सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है जो ऐसा इशू फेस करना पड़ रहा है, और मैं काफ़ी पहले से, इवन मेरे फर्स्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन से पेशेंस दिखा रहा हूँ। तो वो भी 2 स्टोरीज मैं बताऊँगा आखिरी में, एंड में। तो राइट नाउ उसने मुझे कहा 48 आवर्स, मैंने कहा ठीक है आज मंडे है, ट्यूसडे हॉलीडे आ गया, तो वर्किंग डे पकड़ लेता हूँ मंडे, यानी वेनसडे तक मुझे कॉल आ जाना चाहिए। तो वेनसडे तक ठीक है वेट किया मैंने, वेनसडे तक वेट किया, कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने मन बना लिया था कि भाई अब नहीं, अब कुछ वेट नहीं करना है, अब इस चीज़ पे होगा वीडियो, इसमें जो भी डिटेल्स है, जो भी हुआ, मैं सारी डिटेल्स मेंशन करूँगा वीडियो में। और डायरेक्टली जो भी मेन एसेस के हेड है उनसे बात करेंगे, देखते हैं मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो इन दी एंड ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। तो जैसे कि मैंने कहा 48 आवर्स का टाइम था, मुझे कोई भी कॉल नहीं है कस्टमर केयर थ्रू। तो मैंने वीडियो बनाने की प्लान की। तो 1 दिन 2 दिन थोड़े प्रॉब्लम्स आए, वेनसडे को नहीं बन पाया, थर्सडे को बन नहीं पाया। तो आज फ्राइडे 22 अक्टूबर, मैंने आज कैसे तो भी प्रॉपर टाइम निकाल के फिक्स कर लिया कि आज वीडियो बनाना ही है। बस ये वीडियो जब मैंने अभी बनाना शुरू किया, उसके लगभग 2 घंटे पहले मुझे कॉल आता है कस्टमर केयर से, और कस्टमर केयर से कॉल आता है, और वो कहता है कि, यानी पहली बात तो मैं शौक था भाई 48 आवर्स का, उसके अंदर कॉल नहीं आ रहा तुम्हारा। एक्चुअली 48 आवर्स तो मुझे वेट भी नहीं करवाना चाहिए, 1 दिन से कम टाइम में आप कॉल आना चाहिए। ऊपर से कॉल किया तो मैंने पूछा सर आपको तो 2 दिन के अंदर कॉल करना था, आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेके कॉल कर रहे हो। तो नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि सर आपको 72 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 72 आवर्स के अंदर हम आपको कांटेक्ट करते हैं। मैंने बोला अच्छा इतना टाइम के पाबंदी हो तुम लोग, बहुत सही, बहुत सही ऐसा बहुत सही। 72 आवर्स के ऊपर हो गया, ठीक है भाई कॉल कर ले। हाँ भाई बोलो भाई अब क्या बोलना है तुम्हें। तो उसका कहना तो उसने जो कॉल किया है, उसने ये कहा कि सर आप जानना चाहते थे कि आपके प्रोडक्ट का ईटीए एस्टिमेट अराइवल ऑफ टाइम क्या है। मैंने वही बताने के लिए आपको कॉल किया है। मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, उसके लिए कॉल किया है। मैं बहुत सही, बताओ यार क्या कितने दिन लगेंगे। तो वो कहता है कि सर आपको 10 से 12 दिन और लगेंगे, 10 से 12 दिन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा सर सर्विस सेंटर, आप ले लीजिएगा। मैंने बोला 10 से 12 दिन ठीक है। अब 10 से 12 दिन मेरे जगह कोई होता, कसम से मैं कुछ बुरा भला बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ, उसकी गलती है क्या, उसे जो कहा है काम वो कर रहा है, मैं उसे क्या बोलूँ। मैंने इससे पहले मेरा दिमाग और ख़राब हो जाए, मैंने सीधे सीधा बोला भाई मुझे तुमसे बात करनी नहीं है, तुम ये फ़ोन रख दो। वो फ़ोन जो 10 से 12 दिन लगने वाला है,
वो गया फ़ोन तेल लेने, मुझे वो फ़ोन चाहिए भी नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं इतने दिन वेट किया, तुम लोग अभी रिस्पॉन्स करो, और वो भी रिस्पॉन्स क्या, तुम लोग कॉल किस लिए किया है तुम लोगों ने? इसलिए किया ताकि मुझे ईटीए बता सको मेरा फ़ोन यानी फ़ोन कब रिसीव होगा, बाकी और कुछ नहीं। ये बहुत सही है। तो मैं सोचा अब फ़ोन रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहिए, फ़ोन तुम लोग रख लो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए नहीं। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो एक्शन लेना, जैसा एक्शन लेना मैं लेने वाला हूँ, कैसे भी हूँ। अब मैंने उसे कहा बस इतना इतना नोट डाउन कर लिया ना, कर ले, और वो फ़ोन रख दे भाई, मुझे और कोई बात करनी नहीं है किसी से। मैंने फिर बस फ़ोन रख दिया, मैंने छोड़ा, बात ही नहीं करनी, सीधा फ़ोन कट कर दिया मैंने सुना के, और फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो तो ऐसी रही है मेरी जर्नी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस इशू को एनकाउंटर किया, सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर से लेके अब तक आज के डेट पे, आज जब वीडियो बना रहा हूँ, तो जब रिसेंट अपडेट मिला ईटीए का, जिसके लिए मुझे कॉल आया स्पेशली हायर अथॉरिटी से, ताकि मुझे ईटीए बता सके कि भाई हाँ 10 से 12 दिन में मिल जाएगा। 10 से 12 दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10 से 12 दिन। मैं ठीक है, ठीक। ओके, सो फाइनल पॉइंट। तो अब ये वीडियो मैंने बनाया है तो कुछ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बनाया है। तो अब सबसे पहला इशू तो आप लोगों को दिख ही गया होगा कि जिस तरह की जो सर्विस मिल रही है मुझे, जो इतनी अच्छी सर्विसेज मिल रही है, और स्पेशली आरओजी यूज़र्स को, तो वो कमाल की सर्विस है। ऐसी सर्विस मैं चाहूँ किसी को ना मिले, क्योंकि इतना प्यार देने में मुझे नहीं चाहिए। रही बात दूसरी, जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है आप लोगों ने, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो मेरे इश्यूज़, वो क्या ही बोलूँ मैं। यानी अभी भी मुझे जो आरए में नंबर दिया है अपने जॉब शीट में, अभी मैं अगर अपना अपडेट चेक करता हूँ मैं ऑनलाइन, तो मुझे यहाँ पे ये अपडेट दिखाना चाहिए कि मेरा फ़ोन अंडर रिप्लेसमेंट प्रोसेस है, पैकेज रिलीज़ हुआ है नहीं हुआ, कब रिसीव होगा, किस पॉइंट पे है। उस अपडेट की जगह मुझे सब अगर कुछ दिख रहा है तो वही दिख रहा है अंडर रिपेयरिंग बस, और उसके पहले दिखा रहा था कि अभी तक पार्ट रिसीव नहीं हुआ। ये कौन सा अपडेट है? ये पहली बात तो अपडेट दिखाना नहीं चाहिए। ये कब दिखाना चाहिए? जब मेरा एक्चुअल में मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट हो रहा होता, पर वो हो नहीं रहा है। मेरा पे फ़ोन रिप्लेस हो रहा है, रिफंड हो रहा है, तो उस काइंड ऑफ अपडेट की जगह मुझे ये अपडेट मिल रहा है। तो जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई अपने प्रोसेस में, बहुत सही भाई, बहुत घटिया सर, क्या ही कहूँ मैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप ये दिखा रहे हो कि किस स्टेज पे है जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो एक कस्टमर को एक रिलीफ मिलता है, भले वो 1 महीना भी क्यों ना लग जाए, तो कस्टमर समझेगा कि नहीं कुछ, यानी एटलीस्ट मेरा जो इशू है उस पर काम करना शुरू है, वो रिजॉल्व हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, टाइम लगेगी, हर एक का अपना अपना काम होता है। किसी को जज करना बहुत ही आसान है कि इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट जो काम कर रहा है वो उसे ही पता है। तो इस वजह से अगर ट्रांसपेरेंसी कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए अगर ट्रांसपेरेंसी होती कि भाई क्या प्रोसेस हो रहा है, तो वो बहुत सही होता। पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं। तो पहला पॉइंट था, जो सही बकवास सर्विस मिली है मुझे सर्विस सेंटर से, और जहाँ मैं जो भी, मुझे नहीं पता किसी गलती है, बट मैं, वो आप लोग डिसाइड करो, बट इन द एंड जो सर्विस मुझे ही मिल रहा है, तो सबसे पहले जो बकवास सर्विस है। सेकेंड हो गया, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है प्रोसेस में। आप लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हो, जो भी इश्यूज़ को पे काम कर रहे हो, उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कस्टमर को पता होना चाहिए, एटलीस्ट आइडिया तो भी होना चाहिए। अगर आप आरएमएन नंबर थ्रू चेक करने के रहो वेबसाइट से, तो वहाँ पे, या फिर कस्टमर केयर थ्रू प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, वो होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये मुझे पर्सनली थर्ड टाइम एनकाउंटर हो रहा है, जो मैं फेस कर चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सी ROG यूज़र जो है, ROG 5 हर कोई नहीं खरीदता है। ये ROG 5 जो फ़ोन है, ये स्पेशली स्पेसिफिक कस्टमर सेंट्रिक फ़ोन है। वो कस्टमर्स जो गेम्स खेलते हैं या फिर टेक एंथुसियास्ट हो, ऐसे ऐसे कस्टमर्स ये फ़ोन लेंगे। तो ये हर कोई फ़ोन नहीं लेता है। और अगर आप उन कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी जैसे मैंने कहा टेक एंथुसियास्ट है, वो इतने सेंसिबल इनफ है कि वो समझ सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डिफेक्ट है तो कंपनी रिजॉल्व करेगी उसे, बिल्कुल उस डिफेक्ट के साथ प्रोडक्ट सेल करने नहीं वाली। और आप लोगों ने इस बात में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रखी कि ROG फ़ोन 5 में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मुझे नहीं पता है किस वजह से, मैं इसे प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकता हूँ, क्योंकि ये 1 या 2 केसेस होते थे ठीक है,
पर वहाँ पे यूज़र्स दिख रहे हैं, काफ़ी नंबर में यूज़र्स दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जिस दिन मैं सर्विस सेंटर गया था फर्स्ट डे, उस दिन एक और कस्टमर आया था सेम इशू के साथ, सेम फ़ोन सेम वेरिएंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और इसके साथ आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, स्पेशली ऐसे कम्युनिटी के साथ जो, यानी जिसके लिए ये फ़ोन बना हुआ है और जो उतने सेंसिबल इनफ है कि वो समझ सकते हैं। उन काफ़ी कंपनीज है जो उनके फ्लैगशिप लाइनअप्स जो है, जो भी या स्पेसिफिक फ़ोन्स बनाती है कस्टमर सेंट्रिक, वो हमेशा कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो ट्रांसपेरेंसी रखती है, कम्युनिटी को पता चलने देती क्या इशू है क्या नहीं है। बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा। तो ये 3 इश्यूज़ थे जो मुझे इस वीडियो थ्रू कन्वे करना था। और अब आती है बात रिक्वेस्ट की। तो रिक्वेस्ट मुझे बस यही करना है, जैसे कि मेरे पास ऑप्शन था, एक था रिफ़ंड 100% रिफ़ंड पॉलिसी, और दूसरा था रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट होगा अगर यूनिट अवेलेबल हो, इन केस यूनिट अवेलेबल ना हो और काफ़ी डिले हो रहा तो आप लोग रिफ़ंड दे रहे थे। तो मैं मान सकता 2 ऑप्शंस थे, जो अगर आप दोनों भी कर सकते हो, इनके साथ अगर आपको करना हो तो दोनों में से कोई एक। तो मैं रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ इंस्टेंट रिफ़ंड के लिए। मुझे 100% जो रिफ़ंड पॉलिसी है आपकी वो मुझे क्लेम करना, आई नो मेरे हाथ में नहीं है, बट बट मैं उसके लिए ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अब वो सिचुएशन रहा नहीं है जहाँ पे आप कहोगे कि ये आप डिसाइड करो कि आपको रिप्लेसमेंट करना है रिफ़ंड करना है। अब इतना फेयर इनफ मेरे साथ भी होना चाहिए। और और जो 100% रिफ़ंड जो मैं क्लेम करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ, उसके लिए भी रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न तो यही है, जो इतना बड़ा महाभारत मैंने बताया है अभी चैप्टर 1 से लेके अभी तक, वो मुझे फिर से फेस नहीं करना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उस पर कितना एक्शन लेते हो, कितनी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है या नहीं है, बट मुझे फिर से उस प्रोसेस से जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। जितना टाइम और मनी मैंने वेस्ट किया है, स्पेशली टाइम, वो बहुत है। तो मुझे उससे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। और और दूसरी बात रही तो मैं इस जो डिफेक्ट है, क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं, और क्योंकि जस्ट अभी अभी फ़ोन लिया है और मुझे तुरंत वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिख रहा है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में कब आ जाए कब ना आए। क्या पता जिस दिन मेरा वारंटी खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे आ जाए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, रिसेंटली हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके पहले भी टोटल मुझे अभी 3 एक्सपीरियंस मिल चुके हैं ROG पकड़ के। इसके पहले 2 फ़ोन रहे। तो सबसे पहला जो मेरा फ़ोन था, काफ़ी कुछ लोगों को पता होगा जो टेक एंथुसियास्ट थे, जिन्हें फ़ोन काफ़ी पसंद आता। सबसे पहला जो मेरा स्मार्टफोन था वो था लेनोवो ज़्यूग Z2 प्लस। ओके, सो लेनोवो ज़्यूग Z2 प्लस, जैसे कि मैंने कहा, तो फ़ोन जब रिलीज़ हुआ था लगभग मैं 8 से 9 महीने तो वेट किया था। मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, प्राइस ड्रॉप होगा तो ले लेंगे फ़ोन। तो फ़ोन अराउंड 11,000 का हो गया था, मैंने फ़ोन लिया। फ़ोन काफ़ी अच्छा था, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, फ्लैगशिप प्रोसेसर था उसके अंदर, जिन लोगों को पता है उनको पता ही होगा। तो मैंने कुछ दिन यूज़ किया, 1-2 दिन, उसके बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ये है कि घोस्ट टच इशू बेसिकली होता ये है कि आप एक सिंगल टच करोगे, सिंगल टैप, तो आपको मल्टीपल टचेस दिखेंगे फ़ोन पे। और ये इशू मैं तब फेस करता था जब मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाता था तब, तो काफ़ी बार होने लगा। तो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, तो मैंने अमेज़ोन से रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने रिप्लेसमेंट इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आपको नया फ़ोन मिल जाएगा। नया फ़ोन मिला मुझे, और कुछ दिन यूज़ किया, मुझे इशू आ नहीं रहा था, तो मुझे फिर से इशू आ गया, फिर से वही चार्जिंग घोस्ट टच इशू। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अब वो फ़ोन अच्छा था और मैंने सोचा नॉर्मल इशू है, इतना कुछ है नहीं, कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहा था, मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, सर्विस सेंटर जाना ये सब वो सब करना, कुछ आइडिया था नहीं। तो मैंने ठीक है। और उसके बाद हुआ, ये लगभग 1 साल चलते रहा। मैं सर्विस सेंटर भी लेके गया था, मुझे पता चला सर्विस सेंटर में भी ऐसा हो जाता है। तो सर्विस सेंटर गया, मैंने वहाँ पे दिखाया फ़ोन को, तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हमको जो भी है बताते जो भी होगा। तो फिर सर्विस सेंटर वापस विज़िट करने के बाद उन लोगों ने कहा कि इसका डिस्प्ले रिप्लेस किया है। घर जाके मैंने चेक किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया हुआ था। फ़ोन वैसा को वैसे तो उसे कुछ रिप्लेस वगैरह कुछ नहीं किया था, फॉर्मेट किया हुआ था, बाकी कुछ नहीं था, क्योंकि इशू तब भी वही था। और मैं ये बताता हूँ कि मैं क्यों इतना 100% श्योर हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था।
पहली बात तो डिस्प्ले इशू था ही नहीं। ये मैंने उसके बाद कस्टम रोम वगैरह इंस्टॉल करना वगैरह तो थोड़ा एडवांस होने लगा, तो साइट्स वगैरह चेक करता था। और फिर मुझे कहीं पे ऐसा यानी दिखा नहीं प्रॉपर रिस्पॉन्स कि क्यों घोस्ट टच का इशू था। मैंने खुद से नोटिस किया कि किसी और चार्जर पे नहीं होता, खाली लिनोवो के चार्जर से ही हो रहा है जो बॉक्स के अंदर आया था। तो मैं समझ गया था ये चार्जर की वजह से फॉल्ट है, पर किस वजह से पता नहीं। तो मैं ठीक है। तो ये एक सबसे पहला एक्सपीरियंस जो इनकाउंटर किया था। सेकंड एक्सपीरियंस जो अभी पिछले साल सैमसंग M31s लॉन्च हुआ था 30th ऑफ जुलाई को। मैंने प्री बुकिंग की थी क्योंकि उस टाइम पे अभी पैंडमिक हुआ था, फ़ोन्स अच्छे थे नहीं। मम्मी के लिए फ़ोन लेना था, सोचा थोड़ा कैमरा सेंटर फ़ोन लेते हैं। सैमसंग के कैमरास थे उस टाइम पे अच्छे, थोड़ा ट्राई करते हैं। परफॉर्मेंस इतना नहीं चाहिए, नॉर्मल परफॉर्मेंस सफिशिएंट इनफ है। फ़ोन ऑर्डर प्लेस किया क्योंकि मैं रिमोट लोकेशन में रहता हूँ, तो मुझे 10 to 15 days लगे। फ़ोन रिसीव हुआ 10-15 दिन बाद। कुछ दिन यूज़ किया। अमेज़ॉन का रिटर्न रिप्लेसमेंट पीरियड होता है विंडोज़, वो 7 दिन के लिए होता है। तो उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है 7 days के लिए, तब तक पता चलेगा। मैंने टेस्टिंग वगैरह चेक किया तो 3 दिन बाद फ़ोन चार्ज होना बंद कर देता ऑटोमेटिकली। फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं होता, पता नहीं क्यों, किस वजह से नहीं। मैंने दूसरे चार्जर से ट्राई किया, दूसरे चार्जर से फ़ोन ट्राई हो रहा है, यानी चार्ज हो रहा है, बट जो बॉक्स के अंदर चार्जर मिला उससे बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मुझे फिर से फेस करना पड़ा, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दूसरे फ़ोन में। तो मैंने फिर से रिप्लेसमेंट इनिशिएट किया। तो अमेज़ॉन का ये कहना था कि फ़ोन क्योंकि अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, वो आपको रिफ़ंड देता है। मैंने कहा मैम मुझे रिफ़ंड की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही फ़ोन लेना है। जब आपके स्टॉक में अवेलेबल हो जाएगा तब आप प्रोसेस कर दीजिएगा, पैकेज रिलीज़ कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे ही स्टॉक में आ जाता है हम आपको जो प्रोडक्ट है डिलीवर कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो 3-4 दिन वेट किया, 3-4 नहीं, मैंने कहा 2-3 दिन अपडेट मिलता है, अवेलेबल हो जाता है स्टॉक में। वहाँ से पैकेज सेंड कर देते वो लोग, और मुझे 7-8 दिन में मिल जाना चाहिए। तो इस बार थोड़ा जल्दी मिल गया था, 6 से 7 दिन में मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो गया था। ब्रांड नहीं था, फिर से मैंने फिर से यूज़ किया। तो अभी मुझे लग रहा था कि शायद इस बार इशू नहीं होगा। मैंने और 3-4 दिन यूज़ किया, कोई इशू नहीं आ रहा है। 7 दिन हो गए तब भी कोई इशू आ नहीं रहा है। उसके ठीक 3 दिन बाद वो इशू फिर से आने लगा, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, दूसरे चार्जर से फ़ोन चार्ज हो रहा है। क्योंकि अब अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है कि रिप्लेसमेंट रिटर्न जो पीरियड होता है उसके दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ही आपका फ़ोन रिफ़ंड या रिप्लेस होगा। मोस्टली रिफ़ंड उनके हाथों में है, अगर जैसे मैंने कहा स्टॉक अवेलेबल ना हो तो मैंने बोला ठीक है, अभी एक बार कॉल करते हैं अमेज़न से, बात करते क्या होता है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि मैम जस्ट मैंने फ़ोन अभी लिया है, मानता हूँ कि आपका जो पॉलिसी है कि 7 days के अंदर आपका कोई इशू आता है तो ही आप रिप्लेस या रिफ़ंड देते हो, तो बट 2 या 3 दिन ही हुआ है और एक जेन्युइन इशू है, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। इसलिए जो कस्टमर केयर्स होते हैं वो बॉट्स नहीं होते, इंसानों को ही रखा होता है ताकि वो समझ सके और कुछ एक्सेप्शन केसेस को कंसिडर कर सके। तो वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैंने कहा मैं चाहता तो उस पॉइंट पर रिफ़ंड ले सकता, पर मैंने रिफ़ंड लिया नहीं क्योंकि मुझे ये फ़ोन पसंद था, इसलिए मैं रिप्लेसमेंट लिया। पर आज जाके मुझे फिर से रिप्लेसमेंट चाहिए, रिफ़ंड भी नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए। तो आप क्लेम करने के लिए तैयार ही नहीं हो, मुझे क्लेम करने दे ही नहीं रहे। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं, 2 से 3 मैं बार बार लड़ते गया, कॉल कर करके मेल फॉरवर्ड की मैंने, हर जगह से मुझे ये रिस्पॉन्स। आखिरी में मुझे मेल से प्रॉपर, अगर आपको वाकई में कस्टमर केयर कॉल करने से, सच बता रहा हूँ, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर अगर आपको सही में प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए तो आप मेल करें, जो भी कंपनी है उनके जो भी कस्टमर सपोर्ट के लिए मेल आईडीज़ होते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स प्रॉपर मिलता है। तो मैंने मेल किया उन्होंने, और मेल किया और मुझे वो मेल का रिस्पॉन्स आया। तो उन्होंने कहा कि हम कंसिडर कर लेंगे, पर आपको सर्विस सेंटर से लिख के लाना होगा कि हम इस प्रोडक्ट को, जो मेरा प्रोडक्ट है उसे सर्विस नहीं दे सकते। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं सर्विस सेंटर एक बार विज़िट करता हूँ, देख लेंगे। दो ही एक रास्ता था, एक तो था सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ से लिख के लेके आओ, कैसे भी लिख के लेके आओ। अगर नहीं हो तो फिर आखिरी में मुझे फिर रिपेयर ही करना पड़ेगा, यानी वारंटी के अंदर है तो ऑब्वियसली फ्री में रिपेयर होगा।
सर्विस सेंटर गया मैं, अमरावती सर्विस सेंटर प्रेफर करना पड़ा मेरे ख्याल से। यहाँ पे मुझे वही दिख रहा था, नागपुर दूर था तो अमरावती सर्विस सेंटर जाके वहाँ पे भी मैंने बात की, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो कह रहे थे कि हम आपको सर्विस देने के लिए तैयार है सर। हमने मना किया नहीं, तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम आपको ऐसा कुछ लिख के दे नहीं सकते। तो अब बीच में कि तो फिर वो रेडी नहीं है मुझे कोई भी एप्लीकेशन लिख के देने के लिए, कोई भी एक लेटर जिसमें मेंशन किया हो कि मुझे वो सर्विस नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आखिरी में ऑप्शन मेरे पास कुछ बचा नहीं है, फ़ोन रिपेयर करना होगा, और मैंने रिपेयर के लिए डाल दिया फ़ोन। जस्ट मैंने अभी फ़ोन लिया, जैसे मैंने कहा अभी 2 बार। सबसे पहला फ़ोन था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तुरंत मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा। सेकंड टाइम अभी फ़ोन लिया, फिर से उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है। जबकि कोई सेंस बन नहीं रहा है। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, अगर वो ऑलरेडी ब्रोकन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर ने लेनी चाहिए, या जो भी है जहाँ से भी प्रोडक्ट आ रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ? और हाँ, रही बात सैमसंग M31s की, तो अभी 1 साल हो गया है, और बिलीव इट और नॉट, 1 साल होने के बाद जस्ट अभी अगस्त को इसका वारंटी वॉइड हुआ। ठीक है, 1 साल हो गया। उसके ठीक 10-12 दिन बाद फिर से वही इशू, लिटरली वही इशू, फिर से वही इशू। आप लोगों को बिलीव हो नहीं रहा होगा, मेरे पास दोनों फ़ोन है नहीं। तो फिलहाल मेरे पास फ़ोन है नहीं M31s, क्योंकि वो पड़ा हुआ था यहाँ। तो मैं सर्विस सेंटर कुछ लेके जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे बेवजह चार्जेस ज़्यादा के होंगे। यहाँ पे लोकल रिपेयर शॉप से करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला फ़ोन ये लेनोवो ज़िग Z2 प्लस, ये मेरा पहला फ़ोन है। तो मैं झूठ बोल नहीं रहा था, तो ये इसका प्रूफ दे रहा हूँ। और दूसरा है, अभी फ़ोन है नहीं, क्योंकि मैंने लोकल रिपेयर शॉप नहीं दिया है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, लोकल रिपेयर शॉप है तो उनका काम स्लो होता है, वो पार्ट बाहर से लेके आते हैं और रिपेयर करते हैं, और ज़्यादा चार्जेस नहीं। मेरे ख्याल से मुझे 300 या 400 तक, 300 या 400 देना पड़ेगा। 600-700 देने की जगह मे भी उससे ज़्यादा हो सर्विस सेंटर में चार्जेस लगा है, ऊपर से आने जाने के उसके चार्जेस अलग से पकड़ दो। तो ये M31s है फ़ोन मेरा। तो यानी दोनों फ़ोन है, दोनों भी इश्यूज़ है, ये क्लियर हो चुका है। सैमसंग मुझे पता नहीं, सैमसंग क्या ही है, टिपिकल सैमसंग भाई। परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में इतना सही था, अपडेट ज़बरदस्ती पुश करवा करवा के इतना स्लो कर दिया, इतना स्लो कर दिया है, कुछ काम का नहीं है। मैं 2 बार फॉर्मेट कर चुका, तब भी कोई काम का नहीं है फ़ोन। ज़बरदस्ती यानी तुम्हें फ़ोन बंद करवाना यूज़ करवाने से, और नया खरीदवाना, तो यही से बेस्ट तरीका है। सही है। तो अब जैसे कि मैंने बता दिया, मुझे 2 एक्सपीरियंस आ चुके हैं, तो इसलिए मैं ऑनेस्टली रिप्लेसमेंट चाहता नहीं हूँ। पहली बात है, जैसे मैंने कहा कि मुझे फिर से ये सर्विस से गुजरना है नहीं, भले आप कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर लो। मेरा वक्त और पैसा बहुत जाता है, और मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, ये 2 बार मुझे एक्सपीरियंस मिल चुका है। रिफ़ंड लेने का ऑप्शन था, मैंने लिया नहीं। बट इस बार ये तीसरे इसमें मैं रिफ़ंड लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी सैमसंग के केस में बताया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कितना फेस करना पड़ा, और वारंटी ख़त्म होने के बाद फिर से सेम। अगर मान लेते ROG में मेरे साथ ऐसा होता है, फिर मान लेते मेरी किस्मत ऐसे भी ख़राब ही रहती है, तो मान लेते अगर ROG में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये फ़ोन ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, इसके जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी जो भी उसके एक्सपेंस हो गए, मेंटेनेंस चार्ज जो भी लग जाएगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है कम तो नहीं लगने वाला है। मान लो मदरबोर्ड ही उड़ जाएगा, मदरबोर्ड ही मोस्ट ऑफ द परसेंट कट होता है जो भी फ़ोन का प्राइस होता है। एक 15,000 का भी फ़ोन लेते हो, अगर उसमें भी ऐसा AMOLED डिस्प्ले होता है, तो 7 से 8 हज़ार रुपये आपको लगता ही है मदरबोर्ड के लिए, मदरबोर्ड के लिए ही सिर्फ। तो ये तो 50,000 का फ़ोन है, तो इसमें, तो इसलिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा, मुझे उस सर्विस से गुजरना नहीं है। और रही दूसरी बात, मुझे भरोसा नहीं है कि कल जाके क्या होगा इस फ़ोन के साथ, और मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट पे खर्च करने के लिए। और इस 1 महीने में ये फ़ोन मैंने जो लिया था, जो मेन पर्पस था मेरा, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, जो भी गेमिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो भी था, मानता हूँ मैं कोई प्रो लेवल हूँ नहीं, जस्ट अभी भी शुरू किया है, मेरे को मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुछ नहीं। बट मैंने इस चीज़, कुछ चीज़ थी जो चाहत थी, जो शुरू करना था, मैंने उस चीज़ के लिए फ़ोन लिया। बट जस्ट शुरू किया, और
पहला स्टेप लेते ही फ़ोन ने ऐसी दिक्कत दी, उसके बाद ऐसा रिस्पॉन्स आया, तो जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ हुआ है, इसकी वजह से जो भी मेरा नुकसान हुआ हुआ है, भली कुछ भी हो, नुकसान तो मेरा ही है, भली मैं नहीं हूँ भाई, मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होंगे मेरे, कुछ भी नहीं होंगे, स्टार्टिंग में ही हूँ, स्टार्टिंग फेज़ में ही, बट नुकसान हुआ है मेरा। तो मैं कसम से एक और चांस तो बिल्कुल देना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं, बट इतना मैंने आज फिक्स कर लिया कि नो मोर चांस, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, सीधा रिफ़ंड चाहिए मुझे। रही बात अब मैंने जो रिक्वेस्ट किया है रिफ़ंड के लिए, अब उसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी रीज़न दे दिए, काफ़ी रीज़न मेंशन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा कोई रीज़न की ज़रूरत होगी क्यों मुझे रिफ़ंड चाहिए। आई होप ये वीडियो मैं जहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ तक जा चुका होगा, और मुझे जितने जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी वक्त वेट कर चुका हूँ, और ज़्यादा वेट करना, ये इस तरीके से भी अगर मुझे वेट करना पड़ा तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। वीडियो बना के भी अगर सोशल मीडिया थ्रू अगर मैं कांटेक्ट करूँ और मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो अब तो क्या ही कहूँ। देखते हैं अभी क्या रिस्पांस होता है। बाकी जो भी, जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट जो भी रिस्पांस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली शेयर ज़रूर करूँगा। ओके, सो थैंक यू।